मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई पश्चिमी राजनीतिक विचारक बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट, जिसमें हम समझौतावादी विचारकों के बारे में देख रहे थे। उसमें हमने सबसे पहला हॉब्स का मानव स्वभाव, जो लेवियाथन में जो वर्णन किया है मानव स्वभाव का, उसका वर्णन देखा। अब हम प्राकृतिक दशा अर्थात राज निर्माण से पहले की जो दशा है उसको संविदावादी विचारकों ने प्राकृतिक दशा का नाम दिया। हॉब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन में प्राकृतिक राज के निर्माण से पहले प्राकृतिक दशा का वर्णन किया है। प्रत्येक समझौतावादी विचारक प्राकृतिक दशा का वर्णन वो करते हैं तो वो ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि राज से निर्माण से पहले की जो दशा थी वो कैसी थी। उसी के अनुरूप हॉब्स ने भी प्राकृतिक दशा का चित्रण किया। हॉब्स ने प्राकृतिक दशा के दो उद्देश्य बताए। एक है प्रशासन या सरकार के अभाव में मानव जीवन है वो असुरक्षित एवं असहाय होगा। दूसरा, प्रगति एवं सभ्यता के लिए प्रशासन या सरकार की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार दो उद्देश्यों के आधार पर हॉब्स ने जो प्राकृतिक दशा है उसका चित्रण किया है। उन्होंने जब सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण की बात का वर्णन करने से पहले उसने प्राकृतिक दशा की भयावह जो स्थिति थी जिसमें मानव जीवन असहाय था, दुष्कर था, जंगल के नियमों का बोलबाला था, जिसकी लाठी उसकी भैंस की सिद्धांत था, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, मानव जीवन दीन मलिन और एकाकी था। ऐसी दशा का चित्रण किया और मानव के विवेक और मनोवेग ने इस प्राकृतिक दशा से छुटकारा पाने के लिए राज्य की आवश्यकता महसूस की। सब उनकी मान्यता थी कि सभ्यता का विकास तभी होगा या मानव की सुरक्षा तभी होगी जब प्रशासन या सरकार या राज्य होगा। इस प्रकार हॉब्स की जो प्राकृतिक दशा है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये राज्य निर्माण से पूर्व की दशा है। जब राज्य की स्थापना हो जाती है तो प्राकृतिक दशा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो हॉब्स की प्राकृतिक दशा राज्य निर्माण से पहले की दशा मानी जाती है। दूसरी बात, ये असहाय, असभ्य, भययुक्त, जंगली एवं अवांछनीय दशा है। इसमें निरंतर युद्ध होते रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का शत्रु होता था और वो निरंतर संघर्ष करता रहता था। तो हॉब्स की प्राकृतिक दशा में निरंतर युद्ध की दशा विद्यमान थी। इसमें कोई दंड देने वाली संस्था नहीं थी कि कोई अपराध किया हो या उसको दंड दिया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था उसमें नहीं थी। इसमें पशु शक्ति की व्यवस्था प्रचलित थी और जंगल के नियमों का बोलबाला था। उचित अनुचित
न्याय अन्याय, नैतिक अनैतिक, वैध अवैध, जो सामाजिक मानदंड है वो बिल्कुल नहीं थे। सामाजिक मानदंडों का पूर्णतः इसमें अभाव था। इस ये होब्स की प्राकृतिक दशा हत्या एवं हिंसा पर आधारित थी। होब्स की प्राकृतिक दशा में शारीरिक शक्ति, अर्थात जिसके पास शक्ति है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास शक्ति नहीं है वो निर्बल है, वो असहाय है, वह शोषित है। तो शारीरिक शक्ति का बोलबाला था। ये पूर्ण स्वतंत्रता की दशा थी। इसमें न कोई नैतिक बंधन थे, न कोई सामाजिक मानदंडों का बंधन था, न कोई दंड देने वाली शक्ति थी। पूर्णतः अराजकता की स्थिति थी। इसलिए होब्स की प्राकृतिक दशा को पूर्ण स्वतंत्रता की दशा माना जाता है। इस होब्स की प्राकृतिक दशा में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। इसमें किसी व्यक्ति के पास जो संपत्ति है वो तब तक है जब तक उसकी सुरक्षा करने की उसमें शक्ति है, और जब उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती तो वो संपत्ति दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति छीन लेते थे। इसलिए यहाँ पर कोई व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था नहीं थी। इसमें मानव जीवन दीन, मलिन, जंगली, एकाकी और पूर्णतः अलग था। तो इस प्रकार होब्स ने अपनी प्राकृतिक दशा का चित्रण किया, जो उसके बाद में जो प्राकृतिक दशा है, जिसकी भयावही दशा थी, जिसमें निरंतर युद्ध होते रहते थे, निरंतर संघर्ष थे। इसमें प्राकृतिक दशा में शक्तिशाली का बोलबाला था। मानव सभ्यता संकट में थी, व्यक्ति भयभीत थे। तो इस दशा से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया, और जिसके परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया। तो होब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन में प्राकृतिक दशा या राज निर्माण से पहले की जो दशा थी और राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनका वर्णन प्राकृतिक दशा के रूप में होब्स ने किया। धन्यवाद।